है। चलो अब मेरी बात, जब भी आप क्या चाहते हो सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज रखना चाहते हो, करंट को इंक्रीज रखना चाहोगे तो जल्दी जल्दी फ्लो होगी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फ्लो होगी तो जल्दी जल्दी आपके पास में आपको वर्क आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को, करंट को इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे करें, ठीक है। अब आप स्कूल में आ रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के तरीके बताते हैं आपको। रेजिस्टेंस डिक्रीज, ब्रेड हटा लो, ब्रेड हटा लो, आपका अपने आप ही एनर्जी इंक्रीज हो जाए। एनर्जी आपके लिए पास में जो बची है उससे आपकी एनर्जी किस पे लगाओगे, अब प्रेयर में नहीं लगा के आप पढ़ने में लगा रहे हो, ठीक है ना। हाँ टीचर्स को हटा दो, ठीक है ना, फिर क्या करोगे कि फिजिक्स हटा दो, मामला ही ठीक है, ठीक है, बायो ही हटा दो, ठीक है। अब ऐसे करके कि स्कूल में मजे मजे करिए अपन। तो आप चाहते क्या हो कि करंट को इंक्रीज करना चाहते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो, करंट की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो, ये ऑब्स्टेकल कम करना चाहते हो। अब ये ऑब्स्टेकल क्यों क्यों है, इस ऑब्स्टेकल के बीच में समझना। जो वही आप एक साथ चलते हो तो कुछ बच्चे बदमाश भी हेलीकॉप्टर बन के चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जब हेलीकॉप्टर बन के चल रहे हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा होने से, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होने से करंट ज्यादा तो फ्लो होता है, लेकिन ये जो टॉर्क की वैल्यू है, जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है, दो कॉलिजन के बीच का टाइम, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब हमको रेजिस्टेंस कम करने के लिए या तो आप कम लेंथ का यूज करो, ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज करो, ठीक है। कम लेंथ का यूज कर नहीं सकते, ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का भी यूज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्योंकि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज करोगे तो आपको मटेरियल ज्यादा लेना पड़ेगा, मोटा वायर लेना पड़ेगा, तो मोटे वायर में मटेरियल ज्यादा लगेगा, ठीक है। कम लेंथ का लोगे, कम लेंथ से आपका काम नहीं हो रहा, क्यों, यहां से अगर आपको करंट वहां तक पहुंचानी है तो उतनी लेंथ का तो वायर चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। कम लेंथ का भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टिविटी के साथ में कोई गेम खेलो कि ये कम हो जाए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और टॉर्क की वैल्यू। अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अगर आप कम कर दोगे तो करंट भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम हुए तो वो फ्लो करने वाले कम हो गए। अब स्कूल के अंदर बच्चे 5 ही रहे तो फिर मजा आएगा क्या, टीचर को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, बच्चों को भी पढ़ने में। अब स्कूल में क्लास भरी भरी सी लगे तब पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा, तो ये तो ज्यादा चाहिए थे। लेकिन ये टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करते हैं टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन समझना। देखो आप में से सारे बच्चे घर से 2 रोटी खा के ही निकल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है, कोई बच्चा ऐसा है जो 2 रोटी से पेट नहीं भरता, वो है ना 2 रोटी खाने के बाद में यहाँ पे आता है बस स्टैंड, वहां पे पानी पता खाएगा पहले, फिर आएगा क्लास के अंदर। अब उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से, कुछ एक के पास ही है, सबके पास नहीं है, ठीक है ना। घर वालों ने सबको 10-10 रुपए डाल के भेजे थे, ठीक है ना, लेकिन वो एक क्या करता है, वो एक तो पानी पता खाता है, ठीक है ना, और एक जना क्या करता है कि ना चॉकलेट खाता है। अब चॉकलेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है या पानी पता से, पानी पता से, ठीक है ना। उसमें तो आलू भर भर के डाला उसने, ठीक है ना, उसने चने भी डाले, प्याज भी डाले, अब वहां से एनर्जी उसने ज्यादा गेन कर ली। तो किसी के पास में एनर्जी ज्यादा है, किसी के पास एनर्जी कम है। तो ये जो ज्यादा एनर्जी वाले है ना, ये थोड़े टेढ़े चलने लग जाते हैं। टेढ़े मतलब कि यहाँ पे आते हैं, भाई साहब मुंह जल रहा है, ठीक है, और परेशान कर रहे अड़ोसी पड़ोसी को, ठीक है ना, अब तू चॉकलेट खिला, मेरा मुंह जल रहा है, ठीक है, हाँ पानी पिला, ऐसे करके अब वो परेशान करने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लीक से हटके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे एक साथ एक ही लाइन में फ्लो कर रहे थे, लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो बेटे टेढ़े चलते हैं ऐसे। अब वो टेढ़ा चलता है, वो टेढ़ा चलता है, वही तो काम खराब करता है। टेढ़ा चलता है तो सीधे चलने वाले से कॉलिजन कर जाता है, और इस कॉलिजन के कारण ही आपकी मीन रिलैक्सेशन टाइम लो हो रही है। अगर अब ये एनर्जी देता कौन है इलेक्ट्रॉन को, मतलब बैटरी से निकले था तब तक तो सब सही था, ठीक है, बैटरी से सब सेम एनर्जी लेके निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बैटरी से निकल रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दी होगी, किसी इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी दी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये जब चलते हैं ना, इनके पास अलग अलग टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से इनकी थर्माइनिक एनर्जी होती है। अब जब टेम्परेचर की वजह से थर्माइनिक एनर्जी होती है तो इस एनर्जी से ये टेढ़े चलते हैं, ठीक है ना। तो 11th के अंदर एक चैप्टर है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। वहां पे मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज होती है, मतलब कोई भी गैस है या कोई भी लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। शायद आप जो 12th वाले बैठे हो उनको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था,
तो एक केस बताया था कि जैसे गर्मी में बैठे हो और सर्दी में बैठे हो, ठीक है ना, तो पीछे से कोई पात दे, ठीक है, नहीं बताया ये सही में नहीं बताया था, नहीं बताया था, ऐसा कोई बात नहीं बताई थी। चलो देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है कि अगर अरे यार मजाक नहीं है ये, तुम तो बायोलॉजी के हो, दिन में एक बार तो करते हो, बातते हो कि नहीं बातते नहीं बातते, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारी ये गैस है, इस गैस के पास में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे भाग रहा है, ठीक है ना, जिगजैग ही भाग रहा है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाग रहा है वैसे जिगजैग भाग रहा है। इसके पास में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। इस काइनेटिक एनर्जी की मीन वैल्यू ही हमारे लिए टेम्परेचर है, मतलब कि टेम्परेचर है तभी काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैंने टेम्परेचर लो कर दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी। बात सही है। तो याद होगा आपको, शायद नहीं था, मैंने नहीं बताया। एक क्या लेते हैं, गरम गिलास का पानी लेते हैं और एक ठंडे गिलास का पानी लेते हैं, ठीक है ना। फिर जो वो होली वाला रंग आता है ना, रेड कलर पक्का वाला रंग, ठीक है, उसको लेते हैं, उसकी थोड़ी सी एक चुटकी लेते हैं, एक तो चुटकी उसमें डालते हैं गर्म पानी में और एक डालते हैं ठंडे पानी में। गर्म पानी और ठंडे पानी, अब इसके अंदर बताओ कि आपको चेंजेस क्या मिलेंगे, कलर किस में जल्दी घुल रहा होगा, ऐसा कैसे पता चला आपकी गर्म पानी में ही तेज घुल रहा है और ठंडे पानी में धीरे घुल रहा है? क्या? हाँ, तो अभी क्या है कि थर्मल एनर्जी होने की वजह से इसके पार्टिकल तेज भाग रहे हैं, तो तेज भाग रहे हैं उस कलर को भी जल्दी जल्दी फैला देते हैं, लेकिन ठंडे पानी वाले मॉलिक्यूल्स धीरे भाग रहे हैं तो वो धीरे धीरे फैला रहे हैं। अच्छा, अब सेम ही केस क्लास में आ जाते हैं। सर्दी में भी क्लास है, गर्मी में भी क्लास है। सर्दी में जो एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो क्या है, धीरे है, गर्मी में एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी तेज है। अब पीछे से कोई बच्चा पात दे, ठीक है, तो सर्दी में उस बदबू को फैलने में टाइम लगेगा आगे तक पहुंचने में, ठीक है ना। हाँ, और जब गर्मी होगी तो क्या होगा, फटाफट से फैल जाएगी वो। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, इससे बात तो समझ में आ गई आपको कि ये काइनेटिक एनर्जी का क्या फर्क पड़ रहा है। अब सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये भाग रहा और भिड़ रहा है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ही क्या करता है, कॉलिजन करता है, और दो कॉलिजन करवाता है, उनके बीच का टाइमिंग लो कर देता है। ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो क्या करेगा, वायर का टेम्परेचर ज्यादा होने से ये टॉ की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो टॉ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टॉ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब आप क्या करोगे कि इस टॉ की वैल्यू को इंक्रीज करो, इसको इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। तो हम वायर को क्या रखेंगे, ठंडा रखने की कोशिश रखेंगे, ठीक है ना, वायर को क्या करेंगे, ठंडा रखने की कोशिश। अब केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है, वैसा ही फिजिक्स में भी है, 11th क्लास में केटीजी में पढ़ाते हैं कि अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल कहां पे आ जाए, एकदम 0 केल्विन टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब इसे हम बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं परम शून्यता, और इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो पर जब भी कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल। अब टेम्परेचर 0 केल्विन, काइनेटिक एनर्जी भी 0, अब मतलब वो भाग नहीं रहा है, वो एटम या वो पार्टिकल भागना बंद कर दे, या वो एटम पार्टिकल भागना बंद कर दे, तो अब वो भागेगा ही नहीं, तो कॉलिजन किससे करेगा, भागेगा ही नहीं तो क्या करेगा, कॉलिजन किससे करेगा, तो गड़बड़ होगी। तो अब हम जब वायर लेंगे तो वायर के अंदर हमें तो क्या कराना है, भगाना है, तो हम क्या करते हैं, उस वायर से एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ और इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन केवल किसकी वजह से भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मान लो कि ये वायर था, इस वायर में ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अभी तो आ जाता वायर नहीं, और मैंने अभी तो आ जाता वायर, आ जाता ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव पार्टिकल मान लो, तो ये एक साथ भागना शुरू होंगे, सबके ऊपर सेम फोर्स लगेगा, सब एक साथ भागना शुरू होंगे, मतलब ये एक साथ ऐसे लगेगा कि परेड कर रहे हैं। जो सेना की टुकड़ी नहीं होती है, वो परेड करती है, तो परेड करती है तो आपस में भिड़ती है क्या एक दूसरे पे, क्यों नहीं भिड़ती, क्योंकि वो सारे सेम ही स्पीड से चल रहे होते हैं। तो अब जब ये सेम ही स्पीड से परेड करेंगे, एक साथ आगे चलेंगे, तो क्या ये एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, नहीं करेंगे। अब की बार कॉलिजन कर ही नहीं रहे, तो ये कॉलिजन वाला जो टाइम है ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, इंफिनिटी हो गया, ये वाला टाइमिंग इंफिनिटी, डिवाइड में इंफिनिटी, तो रेजिस्टिविटी
जीरो, डिवाइड में इंफिनिटी, रजिस्टिविटी जीरो, रजिस्टिविटी जीरो होते ही रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, जीरो। हम इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इस केस को, सुपर कंडक्टिविटी। अब ये कब अचीव की जा सकती है, जब आप क्या करो, ऐसी कोई कंडीशन लेके आओ कि इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर्स है इनके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी बचे ही नहीं, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी वजह से थी, टेम्परेचर की वजह से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, कोई भी वायर लिया उसको एब्सोल्यूट जीरो पे लेके जाओ। किस पे लेके जाओगे आप, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन। वहां पे ले गए तो वो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करेगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो सुपर कंडक्टिविटी समझाने के लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर टेम्परेचर को ले गए एब्सोल्यूट जीरो केल्विन तक, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन तक। तो आपके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, जीरो, कंडक्टिविटी हो जाएगी इंफिनिटी, कंडक्टिविटी हो जाएगी इंफिनिटी, और आपके लिए वो मटेरियल या वो वायर का टुकड़ा क्या बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टिविटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, V = IR, तो वो तो आसान है काम, ओम्स लॉ ये तो पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो रेजिस्टेंस को हमने एक साथ लगा दिया, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं और क्या आंसर निकलेगा ये सब। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को जब शो करते हैं सिर्फ जिगजैग शो करते हैं। जिगजैग ऐसे शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे ये कांटे हैं, उन कांटों में से जाएगा तो उसको धीरे गुजरना पड़ेगा, तो धीरे चलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो इसको मैंने ले लिया R1 और इसी के पास में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया R2। जब इस तरह से कनेक्ट हो कि दोनों में सेम ही करंट जाए, मतलब इधर से आने वाली करंट आई दोनों रेजिस्टेंस में सेम जाती है, इस कनेक्शन को बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, इसे बोल देंगे R1 प्लस R2। अगर बहुत सारे हो तो चलता जाएगा ऐसे R3 R4 R5 इस तरह से। अब मान लो कि N रेजिस्टेंस लगा दिए, N इक्वल रेजिस्टेंस, N इक्वल रेजिस्टेंस मतलब कि ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा लिए आपने, सारे क्या हैं R R R। तो R सीरीज के अंदर ये कितना हो जाएगा, N इंटू R, N बार ऐड कर देंगे, N इंटू R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब की बार करंट अलग अलग जाएगी सबके, ये है R1, ये है R2, ये है R3। यहां से चार्ज पार्टिकल आए मतलब करंट आ रही है, करंट आएगी तो हर पाथ में अलग अलग जाएगी, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक है। तो यहाँ पे R पैरेलल वाला 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो कि केवल दो ही लगे होते, दो ही लगे होते का मतलब इस तरह से केवल दो ही लगे होते। तो अब की बार R पैरेलल को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है ना। जो अभी मैंने टेस्ट लिया था, टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन था उसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, या तो आप ऐसे लगाते डायरेक्ट या ऐसे लगाते, ठीक है ना। जैसे तूने लगाया था तो 1 में R1, तूने ये वैल्यू लेना भूल गया था, मतलब इसकी वजह से, हाँ फिर सही हो गया था आपके, ओके। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R1। देखो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो नया वाला रेजिस्टेंस बनता है वो ऐड होके जो भी आपके लगे हैं उनसे ज्यादा का ही बनेगा, ज्यादा का ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल में लगाते हैं तो जो सबसे कम वाला होगा उससे भी कम आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम वाले से भी कम आएगा, सबसे कम वाले से भी कम आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि N इक्वल रेजिस्टेंस इस वाले केस में लगा दें, N इक्वल N इक्वल रेजिस्टेंस इस वाले केस में लगाएं तो R पैरेलल हो जाएगा R अपॉन में P N। R पैरेलल कितना हो जाएगा, R अपॉन में N, N गुना कम, N टाइम्स कम हो जाएगा। इसमें N टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इसमें N टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। 1/R 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 करके तो N अपॉन R आएगा, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो R अपॉन N आएगा। अब इस
इसमें पूछ लेते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर रेशियो, सीरीज और पैरेलल का रेशियो कैसे पूछेंगे कि n रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, सेम इक्वल रेजिस्टेंस है, n इक्वल रेजिस्टेंस है, इनको एक बार सीरीज में लगाया एक बार पैरेलल में लगाया, तो इनका रेशियो बताओ कि सीरीज और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इनका रेशियो, तो R सीरीज अपॉन में R पैरेलल ये हो जाएगा n स्क्वायर, R सीरीज R पैरेलल इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब कि 10 रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में लगा दिया और 10 ही रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल में, उन्हीं सेम को पैरेलल में लगाया, तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस आएगा 10 इंटू R और पैरेलल में कितना आएगा R अपॉन में 10, ठीक है। तो जब इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100, 10 लिए थे 10 का स्क्वायर 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा काम है। अच्छा अब इसमें सर्किट आते हैं, तो सर्किट में आपको व्हीटस्टोन भी जाएगा, वहां से सॉल्व करना शुरू करना है, अभी कोई दिक्कत की खास बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सर्किट के बाहर बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्किट में बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, हम उसे बोलते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के केस में समझते हैं ईएमएफ, ये ईएमएफ क्या है, हमने एक बैटरी का डब्बा लिया, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, 2 रॉड लगे हुए हैं, ये है एनोड, ये है कैथोड, यहां से करंट जा रही है I, ये है रेजिस्टेंस R। इस कंटेनर को